अभी करवा देते हैं बेटा, पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पीडीएफ निकली हुई है, वो बेटा पीडीएफ निकालनी पड़ेगी, ये थोड़ा ही काम है, 3 क्वेश्चन ही है, जल्दी हो जाएंगे, उसके बाद वो करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.2, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग इज 11:3 इफ द मंथली इनकम इज ₹44,000, फाइंड इट्स मंथली सेविंग। बेटा मैंने पहले बताया हुआ, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनको बीच में ब्रेक करके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके तब उन क्वेश्चंस को समझेंगे। कहता है द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग, इनकम और सेविंग का रेशियो हमें दिया हुआ है 11:3। मतलब अगर किसी की टोटल इनकम 11 रुपए है तो उस 11 रुपए में से वो 3 रुपीज क्या कर लेता है, सेविंग कर लेता है, बचा लेता है, और बाकी के जो 8 रुपीज बच गए वो खर्च देता है, एक्सपेंड कर देता है। ठीक है, तो ये रेशियो इस तरह से दिया हुआ है कि अगर टोटल इनकम 11 होगी तो 11 में से 3 रुपये हमारे पास, 3 रुपए हमारे पास सेविंग के बचेंगे, बाकी सब खर्च हो जाएंगे। उसके बाद कहता है इफ इट्स मंथली इनकम इज ₹44,000, अगर उसकी किसी की बात करता हूँ मंथली इनकम 44,000 हो जाए, मंथली इनकम 44,000 हो जाए, फाइंड इट्स मंथली सेविंग, तो हमें उसकी मंथली सेविंग बतानी कि उसकी सेविंग कितनी होगी मंथली। सेम जैसे रेशियो में हमने किया था उसी तरह से सोल्व करेंगे। रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग हमें दे रखा है, इनकम एंड सेविंग का रेशियो 11:3 के इक्वल है। हम मान लेंगे लेट द मंथली इनकम का रेशियो 11 है, तो हमने टोटल इनकम मान ली, मंथली इनकम कितनी मान ली हमने, 11x मान ली। रेशियो हमें 11 दिया हुआ था इनकम का, हमने टोटल इनकम मान ली 11x। जब हमारे पास इनकम 11x हो जाएगी तो सेविंग कितनी बच जाएगी, 3x। ठीक है, सेविंग का रेशियो कितना है, 3 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, मंथली सेविंग 3x हो जाएगी। उसके बाद एक पॉइंट हमें दिया हुआ है बेटा कि टोटल इनकम अगर 44,000 रुपए हो, टोटल इनकम 44,000 रुपए हो जाएगी, ये भी हमारे पास टोटल इनकम है और ये 44,000 भी हमारे पास टोटल इनकम है। मंथली इनकम, टोटल मंथली इनकम ये कितनी है, 44,000, और ये जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में निकाली थी ये भी मंथली टोटल इनकम थी। दोनों की वैल्यू तो इक्वल ही होगी। ये हमारे पास जो 11x है ये अलजेब्रिक टर्म्स में, और ये जो हमारे पास है ये न्यूमेरिकल टर्म्स में है, तो दोनों इक्वल। ये भी मंथली इनकम है, ये भी मंथली इनकम है। कंपेयर कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल हो जाएगी। 11x की वैल्यू 44,000 आ जाएगी। 11x की वैल्यू 44,000 आ गई। यहाँ से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई में 11 है, इसको जब राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे ये डिवाइड में आ जाएगा। 44,000 डिवाइडेड बाई 11, 44 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 4 जा 44, x की वैल्यू हमारे पास 4,000 बचती है। x की वैल्यू जैसे 4,000 बचती है, x की वैल्यू को हम मंथली सेविंग में पुट कर देंगे। मंथली सेविंग हमारी कितनी है, 3x है, और 3x का मतलब क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 4,000, 3 मल्टीप्लाई 4,000 का मतलब हो गया 12,000 रुपीज। टोटल जो हमारी मंथली सेविंग आ गई, वो मंथली सेविंग कितनी आ गई, 12,000 रुपीज आ गई। और इनका रेशियो आप चेक कर लेना, चाहे दोनों का रेशियो कितना आएगा, 11:3 आएगा। ठीक है, 11:3, दोनों को आप 4,000 से डिवाइड कर देना, इसको 4,000 से डिवाइड करेंगे 11, इसको 4,000 से डिवाइड करेंगे 3। ठीक है, मंथली इनकम हमें दे रखी थी, मंथली सेविंग हमने, हमारे पास जब भी रेशियो दिया हुआ है, पिछले कल भी 1-2 क्वेश्चन आए थे इस तरह के, रेशियो हमारे पास दिया हुआ है और रेशियो की एक टर्म की हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, या तो सेविंग की वैल्यू दे देगा या फिर इनकम की दे देगा। जब एक टर्म की वैल्यू हमें दी हुई है तो दूसरे टर्म की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल कर। ठीक है, 10th क्वेश्चन कहता है बेटा देखो, द स्केल ऑफ ए मैप इज 1:10
3 लाख। कहता है कि हमारे पास जो मैप है, मैप में जो स्केल का रेशियो है, वो रेशियो क्या दे दिया हमें? 1:3 लाख दे दिया। What is the actual distance between two towns if they are 3.5 centimeter apart on map? ये बेटा थोड़ा सा अलग है पीछे वाले क्वेश्चन से। ये कहता स्केल ऑफ द मैप इज 1:3 लाख। इसका मतलब क्या हो गया? जब आपने ग्राफ बनाए होंगे 6th क्लास में, आप ज्योमेट्री पढ़ी होगी, ज्योमेट्री में आपने ग्राफ बनाए होंगे इस तरह से। ग्राफ का टॉपिक भी आता है हमारे पास अलग से। ग्राफ जब हमारे पास बनता है, मान लो किसी भी चीज का हम बनाते हैं ग्राफ, मान लो पैसे का बनाते हैं या फिर किसी की सेविंग का, किसी के एक्सपेंडिचर का, या कुछ किसी भी चीज का हम ग्राफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ जब निकालते हैं तो ग्राफ के ऊपर हम एक्चुअल मैप नहीं लेकर चलते। मान लो हमें 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को दिखाना है, ग्राफ के ऊपर 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को दिखाना है, तो हम इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ तक 5 किलोमीटर, यहाँ तक 10 किलोमीटर, यहाँ तक 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और इस तरह से दिखाते हैं। ये 0.5 किलोमीटर का हो गया, ये 10 किलोमीटर का, ये 15 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का। मतलब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम एक स्मॉल सी यूनिट में चेंज कर देते हैं, एक यूनिट में चेंज कर देते हैं। अगले 5 किलोमीटर की डिस्टेंस को फिर हम एक स्मॉल यूनिट में चेंज कर देते हैं। करते हैं ना, आपने ग्राफ बनाया होगा, इस तरह से किया होगा, एक स्मॉल यूनिट को हम स्मॉल यूनिट में चेंज कर देते हैं, 5 की वैल्यू को 10, 15, 20, लेकिन वो इक्वल लेकर चलते हैं, 5, 5 से डबल 10, फिर 5, 15, फिर 20, फिर 25, इस तरह से। उसी तरह से कहता है कि ये इसका मेन पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि ग्राफ पर जब हम जो ये एक यूनिट दिखाते हैं, इस एक यूनिट की वैल्यू का रेशियो और एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो हमें दिया हुआ है कि ग्राफ पर वो एक यूनिट होगा ना, तो एक्चुअल में वो कितना होगा? 3 लाख होगा। ग्राफ पर वो अगर ये एक यूनिट होगा, ग्राफ पर एक यूनिट होगा, तो एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितनी होगी? एक्चुअल में वो डिस्टेंस 3 लाख के इक्वल होगी। ये रेशियो हमें दिया हुआ है। ठीक है, जो वन जो हमारे पास है, वन हमारे पास स्केल है मैप का, मतलब मैप के ऊपर डिस्टेंस है। वो जो 3 लाख हमारे पास है, 3 लाख हमारे पास एक्चुअल में डिस्टेंस है। कि अगर एक्चुअल डिस्टेंस हमारे पास 3 आएंगे या फिर 1 सेंटीमीटर बोल दो, तो मैप पर उसको 1 सेंटीमीटर दिखिए। इस कंप्लीट लाइन की यही एक बेसिक नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा। देखो, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन जो बेसिक पॉइंट यही है कि अगर मैप के ऊपर हमारे पास एक यूनिट की डिस्टेंस है, वो 1 किलोमीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी हो सकती है, तो एक्चुअल में वो कितनी होगी? 3 लाख सेंटीमीटर या फिर 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख मीटर, इस हिसाब से। किलोमीटर में है तो 3 लाख किलोमीटर, सेंटीमीटर में है तो 3 लाख सेंटीमीटर, मीटर में है तो 3 लाख मीटर। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स। कहता है हमारे पास दो टाउन्स हैं, दोनों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी इफ दे आर 3.5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन मैप। अगर मैप पर उन दोनों की डिस्टेंस जो है ना, वो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर आती है। मैप पर डिस्टेंस कितनी आती है? 3.5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितनी होगी? हमें देखो ये पता है कि रेशियो दिया हुआ है
मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस का, मैप के ऊपर जो डिस्टेंस है और एक्चुअल में जो डिस्टेंस है उसका रेशियो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 1:3 लाख दिया हुआ है। ठीक है, 1:3 लाख। इट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया बेटा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन मैप इज इक्वल टू 3 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस इन एक्चुअल। मैप के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी एक्चुअल में 3 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस के। इसको मैंने इस तरह से लिखा, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 3 लाख सेंटीमीटर ऑन मैप। अगर यहाँ पर हम 3.5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 3.5 सेंटीमीटर ऑन मैप, यहाँ पर भी हम 3.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई 3.5 मल्टीप्लाई 3 लाख करेंगे तो 10,50,000 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की हमें दी हुई है कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, 3 लाख सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये उसी तरह से बेटा, बिल्कुल उसी वही पॉइंट है। मान लो आप नोटबुक लेने गए, एक नोटबुक की वैल्यू आपको बता दी 50 रुपए, एक नोटबुक की वैल्यू कितनी आ गई, 50 रुपए। आपको 3 नोटबुक लेनी है तो 3 नोटबुक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 50। ये होता ना, एक नोटबुक की वैल्यू 50 रुपए है तो 3 नोटबुक की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 50। वही है 1 सेंटीमीटर जो हमारा होता है मैप के ऊपर, वो कितना है, 3 लाख सेंटीमीटर के इक्वल है। मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर 3 लाख सेंटीमीटर के इक्वल है, तो मैप के ऊपर 3.5 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, यहाँ भी 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.5 मल्टीप्लाई 3 लाख, ये आ जाएगा 10,50,000 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस होगी अगर मैप के ऊपर वो 3.5 सेंटीमीटर है तो। ठीक है, ये उन दोनों टाउन्स के बीच की डिस्टेंस आ गई 10,50,000। ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है ये आंसर भी बेटा हमारा सही होता है, लेकिन बुक में आपका जो आंसर है वो किलोमीटर में चेंज दिया हुआ है, तो हम इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, वैसे अगर इसने कोई यूनिट हमें लास्ट में नहीं पूछे कि हमें किलोमीटर में बताना है या किस में बताना है, तो ये आंसर भी हमारे वैसे तो सही माना जाएगा, लेकिन इसने चेंज किया हुआ किलोमीटर में, तो हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहले सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड किया हमने। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। उसके बाद मीटर से जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 100 से पहले किया हुआ था और 1000 से हमने फिर कर दिया। जैसे 1000 से डिवाइड किया ये किलोमीटर में आ गया। 1000 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करना हमने देखा हुआ था डेसिमल्स में। टोटल कितने नंबर ऑफ जीरोज है, 5। तो 5 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। 5 डिजिट हमारी आएंगी 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट 10.5 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 10.5 किलोमीटर। इसको हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आए बेटा बता देना, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी स्टेप आपको अगर डाउट होता है तो वहीं पर बता देना। 11th क्वेश्चन बिल्कुल 9th क्वेश्चन की पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सिंपल है। देखो, द रेशियो ऑफ सेल ऑफ एग ऑन संडे टू दैट ऑफ ए होल वीक ऑफ ग्रोसरी शॉप वाज 3:7। कहता है जो एग की सेल होती है, सेल लगती है, सेल मतलब उसकी टोटल वो उसका सेल का मतलब एक तरह से उसकी जो बिक्री होती है, टोटल बिक्री होती है एग की, वो संडे को और बाकी वीक्स को अलग अलग होती है, उसका हमें रेशियो दिया हुआ है। कहता है जो संडे को होती है और उसके कंपैरिजन में बाकी अदर होल वीक को होती है, उसका रेशियो 3:7 है हमारे पास। ठीक है, एक तो संडे को बेटा किसी भी चीज जैसे ऑफ डे रहता है तो उसकी बिक्री कहता है वो ज्यादा रहती है संडे को, और बाकी डे के उसके कंपैरिजन में कम रहती है। तो अकेले संडे को तो 3x बिकते हैं, तो बाकी होल डे में कितने x बिकेंगे, 7। ये रेशियो हमें दिया हुआ है 3:7 की जो सेल होगी x की, वो संडे को और बाकी एक होल वीक को। संडे को अलग काउंट किया है और बाकी जो 6 डेज बच गए उनको अलग काउंट किया है, उसको एक साथ लिए इसने। ठीक है, उसका रेशियो हमें दिया हुआ है 3:7। उसके बाद कहता है इफ द टोटल सेल ऑफ एग
ऑन सेम वीक, कहता सेम वीक, उसी वीक में पूरे वीक अगर एक्स की जो टोटल सेल जो हमारे पास होती है वो 350 होती है, टोटल हमारे पास 350 अंडे बिकते हैं, एग्स बिकते हैं, तो फाइंड द सेल ऑफ एग ऑन संडे, हमें ये निकालना संडे को कितने एग सेल होंगे। जैसे वहां पर सेविंग और उसका इनकम का रेशियो दिया हुआ था, इनकम और सेविंग का रेशियो दे दिया था हमें, और एक टर्म की हमें टोटल अमाउंट बता दी थी, इनकम हमारे पास टोटल इतनी होगी, वही यहाँ पर दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है संडे और बाकी वीक की सेल का, और उसके बाद इसने ये बता दिया कि जो बाकी वीक में जो सेल होगी ना वो 350 होगी, तो हमें संडे को निकालनी। सेम उसी तरह से काम करेंगे, रेशियो ऑफ सेल ऑन संडे एंड होल वीक इज इक्वल टू 3:7। हम मान लेंगे कि जो संडे को जो सेल होगी वो 3 दिया हुआ है, वो हम 3x मान लेंगे कि सेल ऑफ एग्स ऑन संडे किसके इक्वल आ जाएगी, 3x के इक्वल आ जाएगी। संडे को जो सेल होगी वो 3x के इक्वल होगी। जैसे संडे की हमने सेल निकाल ली, हम निकाल लेंगे सेल ऑफ एग्स ऑन होल वीक, होल वीक कितनी हो जाएगी, 7 × x। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट हमें दिया हुआ है कि सेल ऑफ एग्स ऑन होल वीक, कि जो कंप्लीट वीक हमारे पास है, वीक में टोटल सेल कितनी होती है, 350 होती है। कितनी होती है, 350 एक्स की सेल होती है टोटल वीक में। ये 350 और ये 7x दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होगी, क्योंकि ये भी टोटल वीक में जो सेल होती है वही हमारे पास, और ये भी जो टोटल वीक में सेल होती है वही, दोनों इक्वल ही है। तो 7x को पुट कर देंगे 350 के, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 को डिवाइड में लेकर जाएंगे। जैसे ही 7 को डिवाइड में लेकर जाएंगे 350/7, 350/7 का मतलब हो गया x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 50, 7 5 जा 50 होती है, इसको ऐसे कैंसिल कर लिया को, 7 5 जा 35, और 35 का तो 5 बच गया, साथ में 0 एज इट इज है, 5 0 50। x की वैल्यू हमारी कितनी बच गई, 50 बच गई। x की वैल्यू जो 50 बची है इसको वापस पुट कर देंगे इसी में, क्योंकि हमें संडे का भी निकालना है, संडे को कितनी सेल हुई है, तो सेल ऑन संडे, संडे को कितनी हो जाएगी, 3x, और 3x का मतलब हो गया 3 × 50, 3 × 50 का मतलब कितना हो गया, 150। ठीक है, संडे को कितनी सेल होगी, 150 के इक्वल होगी। अब बस आसानी से बस 2 पॉइंट हमारे पास समझने के हैं। एक तो हमारे पास ये कहता है कि जो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है वो किस किस का दिया हुआ है, ये बात आपको समझनी है इसमें। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी कुछ नहीं है, कि कहता है जो संडे को जो सेल होती है और बाकी वीक्स में सेल होती है उसी का रेशियो दिया हुआ है हमें। संडे के साथ हमारे पास कंपैरिजन किया हुआ है एक कंप्लीट वीक का, संडे का कंपैरिजन बाकी जो 6 डेज होते हैं वीक के उनके साथ कंपैरिजन दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया, उनका 3:7 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेम वही पॉइंट है, वो उसने ये भी हमें बता दिया कि जो टोटल वीक में 6 डेज में जो सेल होगी वो 350x की होगी। ठीक है, तो ये जो 7 हमें दिया हुआ है, 7 की वैल्यू हमें बताई हुई है 350, तो 7x किसके इक्वल हो जाएगा, 350 के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही 7x 350 के इक्वल हो गया, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और जैसे ही हमें x की वैल्यू निकल गई, हम सेकंड वाली टर्म की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने इस तरह का कल भी किया था, 1-2 क्वेश्चन, जो हमारा 9th क्वेश्चन था वो भी सेम इसी तरह से था। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत हो बेटा बताओ, वैसे ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। नो सर। बेटा आप वो कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे, एक बार मुझे बता दो माइक ऑन करके। 7.1 का 10 और 11। 1 मिनट में निकाल लेता हूँ बेटा। 7.1 10 11। अच्छा, आपसे एक बात और डिस्कस करनी थी बेटा, आपका जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हुए थे, स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपकी जैसे ऑनलाइन क्लास नहीं लगती थी, तो उनको आपको दोबारा से रिवाइज करवाना हो तो अभी रिवाइज करवा सकते हैं, या फिर आप ये कहो कि आगे जैसे एक हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है लास्ट का, वो चैप्टर पहले डिस्कस करना चाहते हो तो हम वो डिस्कस कर लेंगे।
आप ये बताओ, आपका जो फर्स्ट चैप्टर हुआ था इंटीजर्स, वो जैसे उसमें डाउट्स होंगे आपके, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन क्लास नहीं होती थी, है ना। उस टाइम वैसे ही हमारे पास वैसे पढ़ाते थे, सिर्फ व्हाट्सएप पे काम भेजते थे, तो उसकी प्रैक्टिस मुझे लगता है आपकी कम हुई होगी। सर करवा देना फर्स्ट भी एक बार। किस किस को डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में, वो बता दो मुझे। वैसे आपका ऑनलाइन नहीं हुआ था ना, वो वैसे ही आपके पास सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू काम भेजा गया था ना फर्स्ट चैप्टर का, ऑनलाइन क्लास नहीं लगी थी उस टाइम। चलो मैं बात करके एक बार सर से वो आपको देखता हूँ। आपको वैसे प्रॉब्लम्स तो होंगी फर्स्ट चैप्टर में। चलो 10th क्वेश्चन देखो, 7.1 का 7.1 का 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कहता है द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर इन द रेशियो 3:2। एक फ्रैक्शन है हमारे पास, और उस फ्रैक्शन में कहता है जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उन दोनों का रेशियो हमें दिया हुआ है। रेशियो क्या उन दोनों का? 3:2 है। उसके बाद कहता है इफ 3 इज एडिड टू न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में ऐड कर दे 3 एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से हम 2 को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। वी ए न्यू फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज 9/4। कहता तो हमारे पास एक नई फ्रैक्शन बन जाती है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9/4 के इक्वल होती है। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है। इस तरह का क्वेश्चन बेटा मैंने आपके टेस्ट में भी दिया था शायद एक, नहीं टेस्ट में 8th क्लास में था, सॉरी। ठीक है, सबसे पहले हमें एक फ्रैक्शन दे दी, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो हमें दे दिया। उसके बाद न्यूमरेटर में कुछ ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया। न्यूमरेटर में ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, डिनोमिनेटर में भी वो प्लस माइनस कुछ भी कर सकता है। हमें बेसिक पॉइंट ये मानकर चलना है कि रेशियो हमें दिया हुआ है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ भी प्लस माइनस कर दे सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा न्यूमरेटर में ऐड करे, न्यूमरेटर में माइनस कर सकता है, डिनोमिनेटर में प्लस कर सकता है, कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस। उसके बाद कहता है न्यूमरेटर में 3 ऐड करने से और डिनोमिनेटर में 2 माइनस करने से हमारे पास एक नई फ्रैक्शन आ जाती है। उस नई फ्रैक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है 9/4। जो नई फ्रैक्शन होगी, नई फ्रैक्शन की वैल्यू 9/4 के इक्वल होगी। तो कहता फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, जो हमारी स्टार्टिंग में ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो हमें निकालनी है, वो किसके इक्वल होगी। देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए फ्रैक्शन वाला, इस तरह से करेंगे। रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमें दिया हुआ है 3:2। मीन्स अगर उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 के इक्वल हो जाएगा तो उसका डिनोमिनेटर 2 के इक्वल होगा। न्यूमरेटर अगर 3 के इक्वल हो गया तो डिनोमिनेटर 2 के इक्वल होगा। ये रेशियो हमें दिया हुआ है। हम मानकर चलेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर हम मान लेंगे 3 दिया हुआ है ना, 3x मान लेंगे। जैसे हमने अभी अभी 7.2 के क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरह से न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन हम 3x मान लेंगे। जैसे ही हमारे पास न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 2x। न्यूमरेटर 3x आ गया, डिनोमिनेटर 2x आ गया, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। तो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 3x/2x। न्यूमरेटर की जगह 3x, डिनोमिनेटर की जगह 2x। हमने एक फ्रैक्शन बना के लिख दी कि फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी? 3x/2x हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो वो क्वेश्चन में कहता है उसी अकॉर्डिंग हम उसी तरह से चलते जाएंगे। इफ 3 इज एडिड टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें तो हम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर देंगे। व्हेन 3 इज एडिड टू न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर में 3 ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हमारा पहले से कितना था? 3x, 3x में 3 ऐड हो जाएगा, ये हमारा नया न्यूमरेटर बन जाएगा 3x+3। ठीक है, पहले से हमारा न्यूमरेटर 3x था, उसने 3 ऐड करवा दिया हमसे, तो 3x+3 ये हमारा नया न्यूमरेटर बन गया। उसके बाद का उसने 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में से 2 को हम माइनस कर दें तो वह 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x पहले से था, 2x - 2।
2x माइनस 2 हमारे पास नया डिनोमिनेटर बन गया, हमारे पास नया न्यूमरेटर भी बन गया, नया डिनोमिनेटर भी बन गया, हमारे पास नई फ्रैक्शन आ जाएगी, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 3x प्लस 3, डिनोमिनेटर 2x माइनस 2, ये हमारे पास न्यू फ्रैक्शन आ गई, नई फ्रैक्शन। ठीक है, पहले वाली क्या थी 3x अपॉन 2x, दूसरी वाली क्या होगी 3x में 3 ऐड किया, 2x में से 2 माइनस किया, ये हमारे पास नई फ्रैक्शन आ गई, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 9/4 के इक्वल होगी, तो इसकी वैल्यू को हमने 9/4 के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि हमें दे रखा है और बिल्कुल साफ साफ न्यू फ्रैक्शन, जो न्यू फ्रैक्शन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 9/4, 9/4 पुट किया। जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे सेम उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3x प्लस 3 के साथ, और 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने के लिए 4 की मल्टीप्लाई होगी, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी 12, और x एज इट इज 12x। जब 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी 4 3 जा 12, 12x प्लस 12 ये आ गई। इसी तरह से राइट हैंड साइड में 9 की मल्टीप्लाई 2x के साथ होगी 9 2 जा 18x, और जब 9 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी 9 2 जा 18 माइनस साइन एज इट इज। हमारे पास जैसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे बेटा उसी तरह से सिंप्लीफाई करते जाएंगे। यहाँ से हमें x की वैल्यू को एक साइड करना है और कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड करना है। ये प्लस का 12x था, इसको जब हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 12x बन जाएगा। ठीक है, 18x माइनस 12x बन गया। ये हमारे पास माइनस का 18 था, इस माइनस के 18 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 18 बन जाएगा। 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 कितना बन गया 30। यहाँ 18 माइनस 12, 18x माइनस 12x, 18 माइनस 12 कितना बन जाएगा 6x। हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए, हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसको कहाँ लेकर जाएंगे सेकंड लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। 6 जो इसके साथ था वो डिवाइड में आ गया 30/6, और 30/6 का मतलब हो गया 30 को डिवाइड करेंगे 6 से वो 5 के इक्वल आएगा, 6 5 जा 30। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है। ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने क्या निकाली थी 3x/2x। यहाँ पर x की वैल्यू को वापस पुट कर देंगे, 3 की जगह 5 पुट करेंगे, 3 5 जा 15, और यहाँ पर x के साथ 5 पुट करेंगे तो 5 जा 10, 15/10 हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करना चाहो वेरीफाई करके देख लो। 15/10 है, कहता है न्यूमरेटर में से हमने 3 ऐड किया था और डिनोमिनेटर में से हमने 2 माइनस किया था। न्यूमरेटर में 3 ऐड किया था, डिनोमिनेटर में 2 माइनस, 15 प्लस 3 क्या बन गया 18, और 10 माइनस 2 क्या बन गया 5 प्लस 3 18/8। हमारा वो क्या था 1 मिनट में देख लो, हाँ इसको 2 से कैंसिल कर दो, 18/8 है ना, इसको 2 से कैंसिल कर दो, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 9, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 4, 9/4। ठीक है, हमारी इक्वल आ गई ना 9/4 के, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा 11th क्वेश्चन है, इससे तो आसान ही है। देखो कहता है व्हाट इज द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन 5/6। इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ये ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं दी हुई थी, हमें ये दे दिया था कि हमें नंबर क्या ऐड किया है वो हमें दिया हुआ था। इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि हम कौन सा नंबर ऐड करें, जो नंबर उसने ऐड किया था ना 3, उस तरह का नंबर हमसे पूछ लिया कि हम कौन सा नंबर ऐड करें टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 5/6। 5/6 के न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, दोनों में हमें ऐड करना है 5/6 के, कि वो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाए 9/10 के इक्वल हो जाए, सो दैट द फ्रैक्शन टेक्स द न्यू वैल्यू 9/10, कि वो फ्रैक्शन नई वैल्यू ले ले 9/10 वैल्यू बन जाए उसकी।
ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन इस बार दी हुई है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारे पास 5/6 है। इसके न्यूमरेटर में भी हमें कोई नंबर ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी ऐड करना है। वो तो सिंपल है, जब न्यूमरेटर में ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमें करना ही करना पड़ेगा सेम नंबर। ठीक है, तो कहता कौन सा नंबर ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कि नई फ्रैक्शन हमारे पास 9/10 के इक्वल आ जाए। ठीक है, हम मानकर चलेंगे गिवन फ्रैक्शन हमारे पास 5/6 है। लेट वी ऐड x टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने मान लिया कि हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में हम x को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में x को ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा 5+x, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 6+x, और कहता है ये किसके इक्वल होगा 9/10 के इक्वल होगा। तो हमने इसको पुट कर दिया 9/10 के इक्वल। ठीक है, x जैसे ही ऐड करेंगे तो कहते हैं 9/10 के इक्वल हो जाएगा, तो हमने इसको 9/10 के इक्वल पुट कर दिया x ऐड करके। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5+x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, और 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 6+x। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 5 से 50, और 10 की मल्टीप्लाई x से 10x। 9 की मल्टीप्लाई 6 से 9 6 जा 54, 9 की मल्टीप्लाई x के साथ 9x। वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड। ये 10x इधर एज इट इज, ये प्लस का 9x था, प्लस के 9x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 9x बन जाएगा। ये जो प्लस का 9x था लेफ्ट हैंड साइड में जाकर माइनस का 9x बन गया। ये जो यहाँ पर प्लस का 50 था, ये राइट हैंड साइड में जाकर क्या बन गया माइनस का 50 बन गया। 54 माइनस 50, 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 कितना बचेगा सिंपल 1x, और ये 54 माइनस 50, 54 माइनस 50 हमारे पास क्या बच गया 4 बच गया। x की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल आ गई। x हमने क्या माना था, x हमने वो नंबर मानकर चले थे जिसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, और वो नंबर ही हमें निकालना था। तो वो नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मीन्स अगर हम 5/6 इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 को ऐड कर देते हैं तो ये किसके इक्वल होता है 5+4 9, और 6+4 10, 9/10 के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल होता है ये 9/10 के इक्वल। ये हमारे पास नंबर आ गया, कौन सा नंबर 4। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो इसमें, या फिर और कोई डाउट हो तो आप और कोई डाउट है वो बता सकते हो। बताओ, कोई भी डाउट आपका पूछ सकते हो, हमारे पास 1-2 मिनट का टाइम है अभी बेटा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में या फिर किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो। पिछले एक्सरसाइज का भी कोई बच गया हो तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलो, जब तक हमारे पास टाइम है मैं सीसी डिल्स क्वेश्चन इसके डिस्कस कर लेता हूँ 1-2। बाकी तो सेम उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना, पीछे क्वेश्चंस में जो हमारे पास आए थे सेम उसी तरह से। फिर भी हमारे पास टाइम है अभी तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सीसी डिल्स का, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमें रेशियो निकालना है किस किस का 300 ग्राम का और किसके साथ 3 किलोग्राम के साथ। रेशियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था बेटा, जब भी हम रेशियो निकालते हैं दोनों रेशियो में जो दोनों क्वांटिटीज होती है हमारी सेम तरह की होनी चाहिए, और दोनों की जो यूनिट है वो भी सेम होनी चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए, दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए और सेम तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए। जैसे ये वेट है तो ये भी वेट ही होना चाहिए, ये हाइट है तो ये भी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। और उसकी यूनिट जो हमारे पास होती है, जैसे ये ग्राम में है ये किलोग्राम में है, तो हम इसका इस तरह से रेशियो नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमें इसकी यूनिट जो है वो सेम बनानी पड़ेगी। ठीक है, यूनिट सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 किलोग्राम है 3 किलोग्राम को हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे किसमें ग्राम में, और ग्राम में चेंज करने के लिए हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 3000 ग्राम। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल देंगे 300 ग्राम का और 3000 ग्राम का, दोनों का रेशियो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है
एक प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है या फिर इक्वल दिए हुए दो रेशो की वैल्यू हमें दी हुई है इस तरह से 2:22 इज इक्वल टू 222:x, ठीक है। 2:22 इज इक्वल टू 222:x और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको बेटा हम प्रोपोर्शन की तरह यूज करेंगे, इसकी तरह प्रोपोर्शन की तरह इसको यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रोपोर्शन में जो दोनों रेशियो होते हैं वो दोनों रेशियो हमेशा इक्वल आते हैं, ठीक है ना। प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको निकाल के दिखाया था कि प्रोपोर्शन के दोनों जो प्रोपोर्शन की जो पहला ही पॉइंट था उसी में मैंने निकाल के दिखाया था दोनों रेशियो की वैल्यू इक्वल होती है। तो ये दोनों रेशियो इक्वल है मीन्स ये चारों टर्म्स किस में आएगी, प्रोपोर्शन में आएगी। किस तरह से 2:22 एज 222:x, ठीक है, प्रोपोर्शन में आएगी। प्रोपोर्शन में हमें पता है फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 222। यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ये डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, 11 की मल्टीप्लाई 222 के साथ, ठीक है। सभी क्वेश्चन लगभग इसी तरह के हैं बेटा, कोई क्वेश्चन अलग नहीं है। थर्ड में हमें सिंपल प्रोपोर्शन इसी तरह से निकालना है 3x and 27, 3x27 हमें कहता है प्रोपोर्शन में दे दिए और इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तीन जब हमारे पास टर्म्स होती है तो हम इनको कंटिन्यू प्रोपोर्शन की तरह लिखेंगे 3:x एज